अच्छा, क्या बेसिक डिफरेंसेस आपको दिखे आयरलैंड की एजुकेशन में? मेरा बिजनेस का टीचर मेरे को काफी याद आता है। वो bloomberg.com खोलेगा एंड लाइक ही विल डिस्कस द करंट हेडलाइन। आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमने ये इवेंट रखा है, वो इवेंट। तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि भैया आपको स्किल्स की तरफ जाना चाहिए, लोग जाना ही नहीं चाहते, इलेक्ट्रिशियन बनना ही नहीं चाहते। क्या वहाँ भी लोग सुपरस्टिशियस हैं? कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब मिल जाती है वहीं से? क्या लगता है कि एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जॉब मार्केट पर? एक पहाड़ तक पहुंचे, एक मुकाम उन्होंने हासिल किया, बट वो भी देखा है कि वहां से नीचे कैसे वापस डाउनफॉल भी देखा। स्वागत है आपका वापस से अपने इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं बड़े खास मेहमान प्रयाग एंड संजय। और आज के पॉडकास्ट की एक और खास बात है कि क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं नहीं हूं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो अपनी बातचीत को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये दोनों आयरलैंड से आए हैं स्पेशली हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। संजय एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और प्रयाग अभी अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं वहाँ से। तो इनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे कि इन्होंने एजुकेशन के लिए आयरलैंड क्यों चूज़ किया, वहाँ क्या कैरियर पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और एजुकेशन में इंडिया से डिफरेंट आयरलैंड में क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा कल्चरल शिफ्ट्स क्या हैं, अगर कुछ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से आयरलैंड जाने के लिए जाना चाहते हैं तो क्या कल्चरल शिफ्ट्स उनको मिलेंगे, क्या एनवायरमेंटल चेंजेस मिलेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले संजय एंड प्रयाग अपनी शॉर्ट जर्नी बताइए कि क्या थॉट्स आपके मन में आए कि आपने ये डिसाइड किया कि एजुकेशन को आयरलैंड से लिया जाए। ओके, तो पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो मेरा सबसे पहला जो कोर्स था बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो मेरा ग्रेजुएट प्रोग्राम था। तो उसके बाद जो मेरी पहली जॉब थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, वो जॉब जब मैंने स्टार्ट की तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आई विल मीट पीपल लाइक मी, लाइक जो आईटी बैकग्राउंड से हो और टेक्नोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है जिन्हें। बट मेरा एक्सपीरियंस एकदम अपोजिट था। तो आई वांटेड टू रीच आउट टू पीपल जो कि जो टेक से भी हो, जो टेक से भी हो, बिल्कुल। तो कॉलेज के टाइम से ऐसे मेरे साथ होता था कि मैं एक्सपेक्ट करता था कि मेरे लाइफ के नेक्स्ट स्टेप में मुझे ऐसे लोग मिलेंगे। तो नेक्स्ट लाइफ के नेक्स्ट स्टेप में मुझे वुड भी मिल जाएगा, बट वो वुड भी मिला नहीं। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई सम फॉरेन कंट्री में भी मास्टर्स हम बाहर से कर सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शंस मैंने कंसीडर किए, लाइक बहुत इंडियंस आजकल कनाडा जाते हैं, देन यूएस और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। तो मेरे को आयरलैंड काफ़ी अच्छा लगा देखने में। काफ़ी यूनिक एक यूरोपियन कंट्री है और आईटी हब है लाइक यूरोप की। काफ़ी कंपनीज के यूरोप के जो हेडक्वार्टर्स हैं फेसबुक और गूगल के, वो आयरलैंड में ही है। तो काफ़ी इट मेड सेंस टू मी। देन एक बहुत अच्छी बात आयरलैंड की ये थी कि वहाँ के जो मास्टर कोर्सेज हैं वो लाइक 1 साल के हैं। अच्छा, एंड ड्यूरेशन शॉर्ट है, तो वो एक अपीलिंग चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा टाइम एजुकेशन में नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कोर्सेज छोटे थे और उन कोर्सेज की एक्चुअल में वैल्यू थी। लाइक अगर आप आयरलैंड के बाद कनाडा जाने के लिए इमिग्रेशन में अगर आप पॉइंट्स देखें उनकी वेबसाइट पे, तो आयरलैंड की मास्टर्स को वो जैसे एक रेगुलर मास्टर प्रोग्राम को ट्रीट करते हैं 2 साल या 3 साल का, उसी तरह से वो पॉइंट्स उसके ऐड होते हैं। तो इट वाज अ लेजिट थिंग एंड मैंने और मेरे फ्रेंड ने हमने डिसाइड किया कि हम आयरलैंड ट्राई करते हैं। एंड वीज़ा प्रोसेस भी कोई बहुत हार्ड नहीं था। हमने TCS छोड़ी और हम लोग आयरलैंड चले गए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमको। 1 साल के बाद कोर्स एंड होने के बाद जॉब मार्केट भी IT पीपल के लिए काफ़ी अच्छी है। मुझे 2-2.5 मंथ्स के स्ट्रगल के बाद एक अच्छी टेक्निकल फील्ड में जॉब मिली। अच्छा, वो मिला नहीं मिला, वो जो लाइक पीपल जो आपको चाहिए थे, आप जैसे कुछ लोग, वो मिले वहाँ नहीं मिले? I'll say कि I'm still searching. You are still single. Yeah, we can say that. नहीं तो क्या उसमें प्रेफरेंस थी कि you want some female for that category और मेल भी चलता उसमें? नहीं, it's not like कि
I'm looking for a relationship or something there, but Okay, you were just looking for a technical relationship. yeah, like ऐसे companions अच्छे लगते हैं जो कि like minded हो, तो मैं कहूँगा कि उसी की quest ने कहीं ना कहीं मुझे आयरलैंड भेज दिया। But मिलते हैं काफ़ी टेक्निकल लोग, randomly मिलते हैं, but कहीं ना कहीं मैं अपने फ़ोन जाने को इसी चीज़ के साथ लिंक करूँगा कि मैं अभी वहाँ पर हूँ। उसी क्वेस्ट की वजह से आप वहाँ पहुँचे हैं। और प्रयाग, आपके साथ क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं भैया अकाउंटेंस यहाँ नहीं अकाउंटिंग करनी, अकाउंट सीखने वहाँ चलते हैं? देखो सर, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊं तो अभी मेरी कुछ ज़्यादा एज नहीं है। अभी सिर्फ मैंने बैचलर्स अपनी कंप्लीट की है और साथ साथ मैं फादर के साथ था बिजनेस में। ओके। बहुत स्ट्रगल देखी है उस बिजनेस में, बहुत कुछ किया उनके साथ, मतलब उनको देखा है कि एक टाइम पे वो बहुत ऊपर, उनका डाउनफॉल देखा, फिर उनके साथ बहुत स्ट्रगल किया कि कुछ ना कुछ करके ऊपर आए। 3 साल 4 साल बहुत कुछ किया, फील्ड चेंज करी, अपना उनका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। सो उनके साथ साथ बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, बहुत लोगों से मिले, तो जो समझ आई, जो मतलब वहाँ से निकला, दिखा कि बहुत स्ट्रगल कर लिया, बस अब अभी बहुत है। अभी अगर अभी से अभी एज उतनी नहीं है, अभी एज भी उतनी नहीं है। हाँ, अदरवाइज इसी भसड़ में पड़ गए तो फिर जिंदगी भर इसी में उलझे रह इसी में ही रह जाएंगे। अगर अभी से सोचा कि नहीं बस पढ़ाई छोड़ दो और लग जाओगे अभी से बिजनेस में, तो नहीं, कुछ फायदा नहीं है। कहने को मैं 3-4 साल से उनके साथ हूँ, बट बचपन से ही देख रहा हूँ कि उन्होंने कैसे किया है, फील कर रहे हो, फील किया है। एक्सपीरियंशियल एजुकेशन में हम फीलिंग की हमेशा बात करते हैं, तो वो फील आ चुका है ऑलरेडी। जी जरूर। तो अकाउंटिंग ही क्यों और आयरलैंड ही क्यों? अकाउंटिंग ही क्यों, सबसे पहला तो ये है कि मैं जब 10th में था तो मेरे जितने भी, मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ, तो मेरे जितने कजन्स हैं, मेरे जितने ब्रदर सिस्टर हैं, सबसे कंसल्ट किया कि क्या करना चाहता हूँ, क्या क्यों करना चाहता हूँ। तो मतलब मेरा शुरू से एक मैथ्स में थोड़ा सा फोकस था, मतलब मैथ्स एज इन जो बचपन वाली मैथ्स होती थी, वो XY वाला मुझे कुछ समझ नहीं आता, साइंस वाला मैथ्स मुझे कुछ समझ नहीं आता। जो अकाउंटेंसी वाला मैथ्स है उसमें ऑब्जर्वेशन और एक्ट पार्ट तो समझ में आ रहा है, बट वो जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, जो उसके उसका जो एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स नहीं समझ में आ रहे। जी कंक्रीट समझ में आ रहा है। मैं मतलब कहता हूँ कि मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट था, बट मेरे जो 10th में मार्क्स थे, मुझे लग रहा था वो जस्टिफाई नहीं कर रहे थे उस इंटरेस्ट को। एग्जैक्टली वही बात है। तो मैंने सोचा कि अभी PCM में तो कोई मतलब नहीं बनता मेरा जाने का, तो उस टाइम से कॉमर्स लेना शुरू किया। जो मेरे फेलो क्लासमेट्स थे उनके साथ मैं पढ़ता था, उनको मैं पढ़ाता था अकाउंट्स, तो उस टाइम से ये दिमाग में आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं जैसे जैसे फादर के साथ था, मैं उनके भी अकाउंट्स को देखता था, समझता था। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या ये लेजर होता है, ये कुछ नहीं पता था, बट ट्राई करता था समझना, धीरे धीरे समझ आया। तो ठीक है, उसके बाद मैं बिजनेस में भी लगा, बट समझ ये आया कि अकाउंटेंसी को मैं कर सकता हूँ, उस फील्ड में जा सकता हूँ। अकाउंट्स और फाइनेंस मुझे संभालने का, इवन अगर हम हर चीज में देखें, फाइनेंस हर चीज में यूज होता है। आप देखो आपके घर में भी फाइनेंस यूज होगा, आपकी मम्मियाँ जितना संभाल के रखती हैं, जितना संभाल के रखती हैं कि इतना यहाँ लगना, इतना यहाँ लगना, एक डेली एक मंथली बजट तो उनके पास होता ही है उस चीज का। तो उस चीज का शुरू से एक शौक था, समझने की एक वो थी अंदर, जैसे जिज्ञासा कहते हैं ना, कि हाँ ये चीज समझनी है, कि ये करना है, संभाल सकता हूँ मैं इन सबको। तो फादर ने भी थोड़ा सा इंकरेज किया कि हाँ, वो भी शुरू से मतलब फाइनेंसेस मुझे दे के रखते थे कि हाँ इतने पैसे तेरे पास हैं, बता कि कहाँ यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं। तो वो चीज समझ आई कि हाँ अकाउंटेंसी में जाना है। दूसरा आपने बोला कि आयरलैंड क्यों, पहली बात तो जो संजय भाई ने भी बताया कि 1 साल का मास्टर्स कोर्स है, सबसे बेस्ट चीज़ वही है। सेकेंडली अभी अगर हम देखें, मैं इंडिया से नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे दिख चुका है जो मैं बिजनेस में यहाँ स्ट्रगल कर चुका हूँ, जितने मेरे कजन्स हैं जो भी हैं वो भी स्ट्रगलिंग पीरियड में हैं। तो एक यही था कि ट्राई करेंगे, बाहर जाएंगे, बट बाहर जाके वो सब नहीं करना जो लोग अभी कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाके कर रहे हैं। जाते हैं 3 साल 4 साल लेबरिंग में रहेंगे, किसी भी कारपेंटर कुछ भी प्लम्बरिंग करेंगे, उस पर वीज़ा मिल जाएगा, वो सब नहीं करना था। कुछ ऐसा करना था कि जो अपनी फील्ड का हो।
तो बहुत कुछ सर्च किया, स्टार्टिंग में जर्मनी भी सोचा था, आयरलैंड भी सोचा था, बट वही समझ आया कि जो अपने हमारे पास फाइनेंसेस हैं, जितने पैसे हैं उतने में आयरलैंड बेस्ट चॉइस है। बिकॉज उन भाई ने भी एक और भी बात भी बताई कि वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं। उस चीज़ का रीज़न ये है कि आयरलैंड का जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो बहुत मिनिमल है। तो जितने भी कंपनीज हैं वो ट्राई करती है वहीं पे इन्वेस्ट करना, ताकि उनको अपना टैक्स जितना वो बेनिफिट्स दे रही है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत। और अगर मैं आगे भी आयरलैंड में बताऊँ, इतने इमिग्रेंट्स हो चुके हैं, इतने लोग बाहर से आके वहाँ पे रह रहे हैं कि कोई हद नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया से, हर कंट्री से वहाँ पे लोग हैं। हम अभी वहाँ डबलिन में रहते हैं। मैं अभी के लिए तो चलो मेरा अभी कोर्स चल रहा है, खत्म होने वाला है कुछ 2 महीने में। बट आयरलैंड तो एक आईटी हब हो गया ना, क्या अकाउंटेंसी में भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। अगर वहाँ पे आईटी कंपनीज हैं तो कंपनीज को तो सब चाहिए होता है ना। इट्स टैक्स हेवन एक्चुअली, काफी मल्टीनेशनल कंपनीज, बिकॉज वहाँ पे टैक्स रेट लोअर है, तो काफी कंट्रीज इसलिए सिर्फ हेडक्वार्टर्स वहाँ सेट करते हैं कि टैक्स में सेविंग्स कर सकें। अगर वहाँ पे आईटी कंपनीज हैं तो उनको सब चाहिए, उनको अकाउंटेंसी के लिए भी चाहिए, उनको फाइनेंसेस भी अपने आखिर तो मैनेज करने हैं ना, तो उनको सब चाहिए। आईटी चाहे आईटी कंपनीज हैं, उनको वहाँ पे डिमांड है बहुत ज़्यादा आईटी वालों की, बट अकाउंट्स की बहुत डिमांड है। अकाउंट्स की भी डिमांड है, बिकॉज़ बिजनेस जहाँ है वहाँ अकाउंटेंसी तो रहेगी। अगर मैं अभी बताऊँ, अच्छा, तो वहाँ से अकाउंट सीखने वाला बंदा क्या अकाउंट्स इंडिया में भी मेंटेन कर सकता है या अदर कंट्रीज में भी मेंटेन कर सकता है? सेम प्रिंसिपल्स हैं या कोई डिफरेंस है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम है या कुछ डिफरेंस है उसमें? कुछ डिफरेंस है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कुछ क्रेडिट तो वो सब सेम ही है, सब सेम है, वो चीज सब सेम है। सिर्फ एक डिफरेंस ये आता है कि जो यहाँ पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करते हैं, यहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग है। वहाँ पे 2 हैं, एक है ACCA और एक और कुछ आयरलैंड का ICC कुछ करके है, तो वो यहाँ से अलग है। और जो आपका ACCA है वो मोर देन 150 कंट्रीज में एप्लीकेबल है, मतलब मान्यता देते हैं। इंडिया का जो अपना एक एसोसिएशन है वो अलग है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। वो जो मैं अभी तक जितना मैं सुना है, पूरे यूरोपियन कंट्रीज का सबका एक ही होगा या कुछ नॉट लाइक ऑल यूरोपियन कंट्रीज का, कुछ कंट्रीज अपना कुछ अलग लेती है। मेन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में लॉज की नॉलेज होनी चाहिए और टैक्सेस की नॉलेज होनी चाहिए, उन सब चीजों का सब चीजें चाहिए। तो डिफरेंस मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं है, मिनिमल है। अगर आप वहाँ पे भी पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे आके भी अपना काम कर सकते हैं। और अभी के लिए मैं मास्टर्स कोर्स कर रहा हूँ, तो जो एजुकेशन में डिफरेंस है वो मतलब आई थिंक वहाँ पे एजुकेशन बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ के कुछ नहीं पढ़ाते, यहाँ पे पढ़ाते हैं, बट बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टडीज़ हमें करनी पड़ती है। अभी वहाँ पे हमें जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो चीज़ हमारे काम आएगी। हमें वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि हम आगे जॉब में जाएंगे, वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से यही एक मेन डिफरेंस है। अच्छा, अगर हम एक जनरली बात करें, जब हम कोर्स का सिलेक्शन करते हैं, जैसे आपने IT से रिलेटेड लिया, आपने अकाउंट से रिलेटेड लिया, एक स्टूडेंट को, जो हमारे व्यूअर्स भी हैं, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक कोर्स को लेने से पहले? जी बिल्कुल, इंटरेस्ट आपको ज़्यादा दूर तक लेके जाएगा। इंटरेस्ट ज़्यादा दूर तक लेके जाएगा। काफ़ी बार हम देखते हैं कि कोर्सेज सिर्फ इसलिए कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर लिया जाता है ताकि वीज़ा मिले। हाँ, नहीं, ये तो नॉर्मली हो ही रहा है ना कि हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि किसमें ज़्यादा चांसेस हैं वीज़ा जल्दी मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो काफ़ी फैक्टर्स बाकी इसमें डिपेंड करते हैं। अगर आप सिर्फ फॉरेन एजुकेशन की बात कर रहे हो, अगर आपको वहाँ रहना ही है तो आपको कोर्स ऐसा भी लेना है जो कि जैसे कि आयरलैंड में एक लिस्ट होती है, क्रिटिकल स्किल्स की एक लिस्ट होती है। आप कुछ वो लगभग हर कंट्री में है, न्यूजीलैंड में भी ऐसी ही लिस्ट होती है और अदर कंट्रीज में भी होती है। तो आपको दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चलना है कि कुछ ऐसा जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगता है और जो क्रिटिकल स्किल्स में आता भी है, अगर आपको बाहर सेटल होना है तो। क्योंकि बिल्कुल प्योरली इंटरेस्ट पे भी आप वहाँ सेट नहीं हो सकते। अगर आपको इंडिया वापस आना है तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बिल्कुल अपनी मनपसंद का कोर्स ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं तो कल को वो सेम स्किल्स आपको काम आएंगे। मेरा कोर्स
थोड़ा मिक्स है। मेरा कोर्स था फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, मैंने मास्टर्स की है। मेरा ब्लॉकचेन में काफ़ी इंटरेस्ट था। अच्छा, इंटरेस्ट ब्लॉकचेन में, मास्टर्स आपने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में किया है? बिल्कुल। तो फाइनेंस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे ब्रदर का डोमेन है। बट ब्लॉकचेन्स वगैरह मैंने एक्सपेक्ट की थी मेरे कोर्स में, और कुछ हद तक वो था भी। ब्लॉकचेन्स काफ़ी रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है, तो क्रेडिट ड्यू वेयर इट्स ड्यू। कोर्सेज में थोड़ा आगे चल रहा है आयरलैंड, लाइक तो कोर्स वाज गुड। मेरा अभी जो डोमेन है वो है टेक्निकली, लेकिन अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो हेल्थ केयर में है मेरा जो करंट जॉब है। लेकिन मैं कहूँगा कि कोर्स से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता ही है। आप किसी और डोमेन के बारे में कुछ सीखते हैं तो वो चीज़ आपको कभी ना कभी काम जरूर आएगी, कभी ना कभी काम जरूर आएगी। अगर हम आउट ऑफ द डोमेन भी जाएं, अभी हम देखते हैं कि कितने सक्सेसफुल सीईओज हैं वो सेम डोमेन से नहीं आ रहे हैं। एक कोई मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से आता है तो वो एक आईटी कंपनी का सीईओ बन जाता है। तो ये पैटर्न हम रेगुलरली देख रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बाद में काम आती नहीं है। तो नॉर्मली अक्सर ये कहा जाता है, सोचा जाता है कि इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर रहता है किसी भी एजुकेशन को स्टडी करने में। अब नॉर्मली जैसे हम देख रहे हैं, सिनेरियो देख रहे हैं कि बच्चे ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने बीटेक करी या इंजीनियरिंग करी और उसके बाद वो शिफ्ट होके आईटी में आ गए, तो वहाँ क्या रहा होगा? क्या उनका इंटरेस्ट आईटी में होगा या आईटी में स्कोप ज़्यादा दिखा होगा तो वो स्विच कर गए होंगे आईटी में? काफ़ी बार पीयर प्रेशर या पेरेंट प्रेशर इसमें उसका रोल हो सकता है। बट अगर आपका कोर्स में इंटरेस्ट है तो बेस्ट यही रहता है कि आप वही कोर्स लिए, क्योंकि आपको कोर्स करने में खुद को आसानी होगी। वो कोर्स आप ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ आप उसको स्टडी करेंगे। तो काफ़ी केसेस में हमने देखा है कि ऐसा होता है कि किसी के प्रेशर की वजह से उन्होंने गलत कोर्स लिया और बाद में वो अपनी ये भी तो हो सकता है ना कि कॉलेजेस कई बार नहीं मिलते हमें, अपने डिजायर्ड स्किल्स के कॉलेजेस नहीं मिलते, तो उस केस में क्या करना चाहिए हमें? क्या दूसरी स्ट्रीम के कॉलेज को चूज कर लेना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए ड्रॉप करते हैं, लाइक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, फिर वो एक साल दोबारा स्टडी करके। आई वुड से कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो फिर भी आपको एक लोअर टीयर के कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से आपका इंटरेस्ट ज़्यादा मैटर करता है कोर्स के लिए। जहाँ भी मिले इंटरेस्ट वाली चीज़ में जाए तो ज़्यादा एडवांटेज, क्योंकि हमारे पास यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सीट्स बहुत कम है। इंडिया में तो खैर ये है कि अच्छे कॉलेजेस में कंपटीशन एक लेवल से ज़्यादा है। अच्छा, क्या ऐसा ही कंपटीशन फॉरेन कंट्रीज में, आयरलैंड वगैरह में भी देखने को मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको इस तरह कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। आयरलैंड देखिए वैसे बेटर है, हर चीज़ में बेटर है, लेकिन उसका एक मेन जो रीज़न है वो रीज़न यही है कि वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। अगर आप आयरलैंड का एरिया देखो, सिर्फ हरियाणा का आप एरिया देखो, हरियाणा से डबल एरिया है। हरियाणा की पॉपुलेशन है 2,50,00,000 और आयरलैंड की पॉपुलेशन इस टाइम में सिर्फ 52,53,00,000। तो उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास इतने लोग ही नहीं हैं, तो अगर आपके रिसोर्सेज हैं इतने कि आप उन सबको आराम से खिला पिला सकते हो, तो वो चीज़ बहुत फ़ायदा देती है। अभी आपके पास इंडिया में रिसोर्सेज नहीं है और आपकी पॉपुलेशन इतनी है कि आप उनको नहीं खिला सकते। क्यों हमारे यहाँ पे लोगों को झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता है? डिमांड सप्लाई हर जगह काम करता है। डिमांड सप्लाई हर जगह काम, हर चीज़ में काम करता है। अच्छा, क्या बेसिक डिफरेंसेस आपको दिखे आयरलैंड की एजुकेशन में इंडिया की एजुकेशन के कंपैरेटिवली? अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की उस पे तो हम शायद कमेंट कर सकते हैं, लाइक चलो हायर एजुकेशन की बात कर लेते हैं। मेरे कोर्स में अगर देखें तो टीचिंग वाज अगेन, जैसे प्रयाग ने अपने कोर्स का बताया, इट वाज टू द पॉइंट। ओके, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता एक सब्जेक्ट में जाता, क्योंकि कोर्स हमारे फास्ट पेस थे, लाइक 52 वीक्स में उनको कोर्स खत्म करना था। तो असाइनमेंट फोकस्ड ज़्यादा थे कोर्सेज। अच्छा, बजाय कि एग्जाम्स को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती, इतनी असाइनमेंट्स को दी जाती। लाइक अगर इक्वल वेटेज हम कह सकते हैं कि 40% आपको असाइनमेंट से मार्क्स मिल रहे हैं, और सिर्फ आप एक चीज में पास होकर नहीं कर सकते कि आप एग्जाम पास कर दिए, असाइनमेंट आपने नहीं दिए। असाइनमेंट्स एंड असाइनमेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जी, डिपेंड करता है आपके प्रोफेसर। तो क्या असाइनमेंट्स वहाँ भी लोग बाहर से बनवा लेते हैं, थर्ड पार्टी, जैसे इंडिया में होता है?
होता है वो तो सर हर जगह होता है, वो डिपेंड नहीं तो करता फिर है। वो कैसे मॉनिटर करते हैं कि बच्चा ने असाइनमेंट खुद किया, उसने कुछ सीखा नहीं किया, नहीं सीखा? जब एग्जाम पे वो ज्यादा फोकस नहीं कर रहे तो असाइनमेंट्स के बेसिस पर वो कैसे जजमेंट लेते हैं? देखिए मेरे जाने के टाइम तक अगर आप अभी जो ट्रेंड्स देख रहे हैं एआई काफ़ी यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स वगैरह, एटलीस्ट मेरे जाने तक ये सब नहीं था, तो प्लेजरिज्म डिटेक्शन काफ़ी सक्सेसफुल था उस मेरे time। कोर्स में कुछ लोग थे जो प्लेजरिज्म की वजह से जिनको कोर्स के एग्जाम्स दोबारा देने पड़े थे। अच्छा, ओके। तो अभी एआई के आने के बाद से इट्स अ डिफरेंट स्ट्रगल। सब असाइनमेंट्स ChatGPT वगैरह से करवाने की कोशिश करते हैं। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, उसको नहीं आप कंट्रोल कर सकते। अभी तक इट्स अ अभी तक स्ट्रगल नहीं फॉर कर सकते। यूनिवर्सिटीज। हम नहीं जानते यूनिवर्सिटीज इसको कैसे हैंडल करेगी। वो तो हर जगह ही हो रहा है। अभी आप इंडिया में भी देख सकते हो असाइनमेंट्स जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलती है, चाहे वो मास्टर्स है या चाहे वो बैचलर्स में है, तो उस चीज़ को अभी कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्योंकि नॉर्मली एक्सपीरियंशियल एजुकेशन में हम बात करते हैं कि एग्जाम पे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, असेसमेंट्स और बच्चे की एक्चुअल लर्निंग पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है? तो उसके तो प्रिंसिपल्स ही यही हैं कि हमें एक्चुअल रियल लर्निंग देनी है जिसमें बच्चा प्रॉब्लम को फील करे, ऑब्जर्व करे और फाइनल आउटकम में वो एक्ट करे, ठीक है? तो अगर ये सब चीज़ें एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का पार्ट है, तो क्या आपको लगता है कि आयरलैंड में जो एजुकेशन आपने ली उसमें ये सब करैक्टरिस्टिक्स थे जिसमें प्रॉब्लम को आपको फील करवाया जा रहा है, या आप प्रॉब्लम को बहुत ही पास से जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं? जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, आईटी में कर रहे हैं, अकाउंटिंग में कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं? कोई इतना मोन्यूमेंटल डिफरेंस भी नहीं है लाइक टीचिंग मेथड्स में, बट मैं कहूँगा कि प्रोफेसर्स काफ़ी पोलाइट थे, स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी अच्छा उनका इंटरेक्शन था, लाइक लाउड नहीं थे जैसे कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है एक प्रोफेसर का। वहाँ पे लाइक हमें ऐसा लगता था कि दे आर अमंग अस, लाइक दे आर स्टूडेंट्स। जो यहाँ पे मारपीट होती है वैसा तो कुछ है नहीं, मारपीट तो चलो छोटी क्लासेस में होती है, बड़ी क्लासेस में तो होती ही नहीं। बड़ी क्लासेस में तो टोटली इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं बच्चे, फ्रीडम हो जाती है। क्या वहाँ भी उस तरह की फ्रीडम है बच्चों को? एक्जेक्टली, फ्रीडम है हर चीज़ की। अभी जो वहाँ पे हमारे प्रोफेसर्स थे वो बिल्कुल हमारे साथ घुल मिल के रहते थे। ओके, उनको अभी हम उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं, वो डायरेक्टली जवाब देंगे, इवन इफ इट इज़ फ्रॉम आवर जो भी हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड है, या फिर हम जैसे नए थे वहाँ पे, हमारे लिए कंट्री बिल्कुल नई थी, तो हम प्रोफेसर से कुछ डायरेक्टली पूछ सकते थे, वो बताते थे। क्वेश्चंस पूछना इज एनकरेज्ड। यहाँ पे अगर आप पूछते हैं तो पहले एक ताना मिलता है कि क्लास में तुम नहीं थे। एटलीस्ट वो चीज है, वहाँ वो समझते हैं कि ठीक है क्लास में नहीं थे तो कोई बात नहीं, नहीं थे तो नहीं थे। देयर आर लाइक बैड एप्पल्स एवरीवेयर, ऐसे लेक्चरर्स भी मिलते हैं जो कि वो मोस्टली जो है वो सभी। क्या रेशियो होता है बैड एप्पल्स का? कितने टीचर्स ऐसे मिल जाते हैं, कितनी फैकल्टी ऐसी मिल जाती है जो कोऑपरेटिव नहीं होती है, जिनका पढ़ाया समझ में ही नहीं आता? मेरे कोर्स में मान लो मैंने 10 लेक्चरर्स के साथ डील किया, तो लाइक एक तो ऐसे हो। अच्छा, एक तो ही ऐसे। अच्छा, मेरे हिसाब से लेस देन। हाँ, क्योंकि समटाइम हम देखते हैं कि अच्छे से अच्छी कॉलेजेस में हमारे यहाँ तो 30-40% लेक्चरर्स जो होते हैं ना वो आउट ऑफ इंटरेस्ट चले जाते हैं, उनके साथ मजा ही नहीं आता। नहीं, पोलाइटनेस गोज अ लॉन्ग वे, और काफी पोलाइट देखे मैंने जानता। अच्छा, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी क्या वहाँ मिलता है कि जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उसके रियल प्रोजेक्ट्स या इंडस्ट्री के साथ आपको कोलैबोरेट करा के दिया जाए, ऐसा भी कुछ होता है? मैं अपने कुछ लेक्चरर्स की अगर बात करूँ तो दे वर वेरी प्रैक्टिकल। हमें फर्स्ट लाइक व्हेन दे विल एंटर द लेक्चर हॉल वो क्या करेंगे, मेरा बिजनेस का टीचर मेरे को काफ़ी याद आता है, वो bloomberg.com खोलेगा एंड लाइक ही विल डिस्कस द करंट हेडलाइंस, जो भी करंट हैपनिंग है वर्ल्ड की, एंड काफ़ी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक ही विल आस्क अस कि आपको क्या लगता है, आपने माइक्रोसॉफ्ट की न्यूज़ पढ़ी, कल स्टॉक नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, लाइक ऐसे इंटरेक्शन रोज होते थे। तो कुछ लेक्चरर्स के साथ काफ़ी ये चीज़ें प्रैक्टिकल थी, अदर्स वर मोर लाइक अगर आप एक पाइथन का लेक्चर था जैसे मेरा, एंड ही वाज ओनली डीलिंग विद थ्योरेटिकल थिंग्स, तो सब्जेक्ट वाइज होते हैं। अकाउंटिंग में भी ऐसे ही? जी सर, मैंने देखा है, मेरा एक टीचर था,
तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट था। तो वो जब भी आते थे हमारे पास, हमारे क्लासरूम में एक स्क्रीन थी बहुत बड़ी, तो डेली वो आते ही पहले तो अपना जो भी लॉगिन करके अपना पहले हमें सब दिखाते थे कि दिस इज द वे हाउ वी विल टीच यू। उनके पास 12 वीक्स थे, हमारा एक सेमेस्टर 12 वीक्स का था। एक्सप्लोर करा रहे हैं आपको, पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करा रहे हैं एक तरह से कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर द करंट हमें फैक्टर्स। दिखाते थे कि क्या चल रहा है, आज की क्या न्यूज़ है, कल की क्या न्यूज़ थी, और आपके क्या व्यूज हैं इस पे। और हमें प्रॉपर, जब मैं मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का, तो आई वाज अमेज्ड ऑन दैट डे। उनके पास प्रॉपर पूरा टाइम टेबल था कि ये फर्स्ट वीक है, ये फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे है, इस दिन आपकी ये पढ़ाई होगी, अगले दिन आपको ये करवाया जाएगा। और मुझे उस टाइम पे ये लगा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना सिस्टमेटिक कौन रह सकता है। बट 12th वीक तक वो चीज़ हमने देखी। एक एक पार्ट उन्होंने अपने जो भी उनका टाइम टेबल था उसके हिसाब से हमें करवाया। और ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हमें पता था कि हम किस वीक में क्या पढ़ेंगे। और एक चीज़ और थी, 12 वीक्स में पहले 5 हफ्ते हमें पढ़ाया गया, एक 6th वीक हमें ऑफ दिया गया। पूरा वीक तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, तुम्हें रीडिंग करनी है कि जो तुम अभी तक कर चुके हो, तुम उसको पढ़ो। और इस चीज के साथ साथ एक हमारे कॉलेज में जैसे आप सोसाइटीज कह सकते हो, ग्रुप्स कह सकते हो, वो बने हुए थे स्टूडेंट्स के कि मेंटल हेल्थ के लिए हमारे पास मेल्स आती थी, प्रॉपर हमें मेल आती थी कि ऐसे ऐसे आपकी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमने ये इवेंट रखा है, वो इवेंट रखा है कि आप कभी भी आओ। If you feel something like any stress over your studies or anything, यहाँ देखते हैं कि मेंटल हेल्थ बच्चों की डिस्टर्ब हो जाती है, IITs में लोग सुसाइड कर लेते हैं, कोटा में सुसाइड कर लेते हैं, तो प्रेशर इतना ज्यादा है कि बच्चे झेल नहीं पाते। जी अगेन चीज वही आ जाती है कि यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है कि लाइफ का इतना ज्यादा वैल्यू नहीं है। अभी वहाँ पे हम देखें तो लाइफ की बहुत ज्यादा वैल्यू, कुछ लोग ही नहीं है। अगर लोग नहीं होंगे तो क्या करेंगे। एक चीज इंपॉर्टेंट है, जंगल में जब तक शेर ही शेर थे तो उनकी वैल्यू नहीं थी। जी उनको मार के तो अगेन वही डिमांड सप्लाई वाली बात खत्म होते चले जा रहे हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। सो लाइफ की मैंने देखा है कि बहुत वैल्यू। अभी अगर मैं एक पार्ट टाइम जॉब में हूँ, वहाँ पे भी अगर मैं देखता हूँ कि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा वहाँ पे। चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी आपका प्रोफेशन है, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं। रेसिज्म के केसेस तो हम सुनते हैं कि आयरलैंड और इधर ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में रेसिज्म सर वही बैड एप्पल वाली बात होती है ना कि कुछ लोग तो आपको मिलेंगे ऐसे। कितना रेशियो है उन बैड एप्पल्स का? वो भी आपको मैं वही कहूँगा less than 1/10। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कि सभी को बुरा बना देते हैं, बट हैं ऐसे लोग। बट अगर हम देखें कि अगर हम वहाँ पे सड़क पे भी चल रहे हैं ना, कोई आपको जगह टच कर दे तो 4 बार आपको सॉरी बोल के जाएगा। कि हाँ जी हमारी गलती थी। अगर किसी की गलती नहीं भी, आपने भी कुछ गलत किया, वो सामने से आपको सॉरी बोल के जाएगा। तो उस चीज का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके माइंड पे। कल्चर जो है काफी अच्छा है, साइलेंट है। अच्छा, यहाँ 2 क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। एक तो अभी जो हमने बात करी, एक तो कॉलेजेस का जो आपने बताया कि टीचर्स प्रैक्टिकल है, क्या कॉलेज ऐसा कोई स्टैंडर्ड बना के टीचर को दे रहा है जिनको टीचर्स को फॉलो करना है, या टीचर सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं? I would say कि सारे लेक्चरर्स इंडिपेंडेंट है अपने कोर्स मटेरियल में। कुछ काफी बुक्स को ही फॉलो करते हैं, लाइक बुक्स के क्वेश्चंस को ही डायरेक्टली प्रमोट करते हैं, और ऑलरेडी पीपीटीज होती है उनके पास। देन देयर लेक्चरर्स जो बिल्कुल रोज का उनका ऑन द स्पॉट सब कुछ चलता है, जैसे भी हमारा चल रहा है। तो सभी टीचर्स इंडिपेंडेंट। तो यानी सिस्टम जो है, मतलब कि वहाँ के वो खुद से ही फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज्ड चीज नहीं है जो नहीं है। वो उनका अपना एक तरीका है कि हमें ऐसे ही पढ़ाना। अभी जो मैं अपने टीचर्स की बात करूं, जैसे फिनलैंड इज फेमस कि वहाँ स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ठीक है ना? तो वैसा नहीं है। सिलेबस सेट करना, उसके बाद जो सब कुछ है, बुक्स भी जो है, बुक्स भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप कॉलेज की लाइब्रेरी से कोई भी बुक पिक कर सकते हैं उससे रिलेटेड, बट कोई मेरे को अभी तक ऐसी कोई बुक याद नहीं जो स्पेसिफिकली बोली गई हो कि आपको इसी बुक से पढ़ना है। स्टैंडर्ड्स का मतलब, मेरा मतलब है कि बुक्स से नहीं है, स्टैंडर्ड से मेरा मतलब है कि जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है,
क्या वो कॉलेज डिसाइड करके अपने लेक्चरर्स को बताता है कि आपको इस तरह से प्रैक्टिकल वे से पढ़ाना है या एक्सपीरियंशियल वे से पढ़ाना है या इस मेथोडोलॉजी से पढ़ाना है, या सब अपने अपने हिसाब से? सभी टीचर्स फिर भी सब लेक्चरर्स अपने हिसाब से जो है एफर्ट डालते हैं। जी जी जी। अभी जितने मेरे टीचर्स थे, कोई भी मतलब फुल टाइम टीचर नहीं था। ओके। जितने भी टीचर्स थे वो अपनी अपनी फील्ड में अपना एक मतलब मुकाम हासिल कर चुके हैं। मेरे दो टीचर्स ऐसे थे जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सर्टिफाइड अकाउंटेंट बन चुके थे वो। एक टीचर था वो एक बिजनेसमैन था, उसका एक अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे अपने हमें तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वो अपने एक्सपीरियंस बताते थे, अपने एक्सपीरियंस बताते कि हमारा ये बिजनेस है, हम ऐसे ऐसे करते हैं और आपको भी यही ऐसे ऐसे काम आएगा आगे आगे। तो उस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलता है कि हमें एक्चुअल एक्सपीरियंस लोग पढ़ाएं। मेरे कोर्स में भी मेरे को सारे एग्जांपल्स तो नहीं याद, बट द वन दैट स्टैंड्स आउट इज एक बंदा था जो ग्रुपन के लिए ही काम कर रहा था एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और उसका साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट था जो कि हमें प्रैक्टिकली बताता था कि groupon.com पे कैसे कैसे उसने। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पर एक स्टैंडर्ड देखा जाता है कि जो पर्सन कुछ कर नहीं पा रहा वो टीचर बन जाता है, जो अपने कॉमर्शियली कुछ कर नहीं पा रहा है या बिजनेस नहीं अच्छा कर पा रहा है, या जो बंदा खुद से एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोचिंग देने लग जाता है या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर बन जाता है। देखी जाती है एसएससी और सब में, गवर्नमेंट एग्जाम। हाँ एग्जैक्टली, लगभग हर सेगमेंट में आप देखेंगे कि जो बंदा बैंक पीओ खुद से नहीं क्रैक कर पाया तो वो उसकी टीचिंग देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जो एसएससी क्लियर नहीं कर पाया वो उसकी टीचिंग देना स्टार्ट कर देता है। क्या इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं? Now that I think about it, मैंने अब तक एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऐड नहीं देखी है। अच्छा, कोचिंग है ही नहीं पहली बात। अच्छा, अगर कॉलेजेस में हम बात करें, क्या वहाँ पर जो टीचर्स हैं, क्या आपको लगता है कि उनका लेवल ऐसा है कि वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए तो टीचर बने? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इतने मेरे प्रोफेसर थे वो क्वालिफाइड थे, वो अपना एक एस्टेब्लिश कर चुके हैं, अकाउंटेंट बन चुके हैं, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुके हैं। उसके बाद वो एक एज में आ गए कि अभी हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, अभी बस स्लोली चलता रहेगा। तो उसके बाद दे बिकेम प्रोफेसर। उसके बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया कि जो अभी तक हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो अभी तक हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं, अब वो हम आगे देना चाहते हैं कि ओके नाउ पीपल शुड लर्न फ्रॉम दैट। बिकॉज़ मेरे जितने भी प्रोफेसर थे वो ओवर 40, ओवर 45, 50 की एज में, तो वो सभी लोग वही हैं कि वो एक रिटायरमेंट की एज में हैं। अच्छा। और अभी उनको बस एक बैलेंस लाने के लिए अपने जो अभी तक सीख चुके हैं, वो प्रेस्टीज के लिए वो टीचिंग कर रहे हैं। मेरा टीचर था, वो हमें सिखाते थे कि उन्होंने एज एन अकाउंटेंट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किया, तो वो हमें वहाँ के एक्सपीरियंसेस देते थे कि हमारा ऐसा था, मेरा बॉस मेरे पास आता था, मुझे गाली देता था, फिर मैं समझता था कि कैसे करना है, आगे क्यों करना है। तो वो सब चीज़ें सुनने में और करने में बहुत डिफरेंस है, बट वो अपने एक्सपीरियंसेस हमें बताते थे कि आप ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ोगे तो सीखो। वहाँ के टीचिंग प्रैक्टिसेस से इंडिया क्या सीख सकता है? क्या पॉजिटिव्स हमें लेने चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए? सबसे पहले तो रैट रेस का मैं कहूँगा कि जैसे सब हमारे यहाँ पर एक ही डोमेन के पीछे जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं जो आर्ट्स और ड्रामा और थिंग्स लाइक दैट, लाइक आर्किटेक्चर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी प्रेवलेंट डोमेन्स नहीं है। आर्किटेक्ट तो खैर अब बहुत प्रेवलेंट डोमेन होती चली जा रही है, वो अब होने लगी है, बट अब पिछले टाइम देखें तो हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइक जो फिजिकल लेबर इंटेंसिव स्किल्स हैं, ज़्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं, बिकॉज सब आज की डेट में डेस्क जॉब्स के पीछे भागते हैं कि एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए भी दे वांट टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ मशीन, और लाइक ऐसे कोर्सेज को हमको डिस्करेज करना चाहिए। लाइक हर स्किल के कोर्सेज को हमें इंडिया में प्रमोशन, स्किल्स की जो कोर्सेज हैं वो और ज़्यादा आने चाहिए।
स्किल्स को हमें फोकस करना चाहिए। अच्छा, इंडिया में तो स्किल कैसे हो सकती है, मतलब कि लोग जाना ही नहीं चाहते प्लम्बिंग की साइड, लोग जाना ही नहीं चाहते, इलेक्ट्रिशियन बनना ही नहीं चाहते, या तो बहुत ज़्यादा कमी होती चली जा रही है बिकॉज हाईली पेड भी नहीं है जॉब्स। तो मतलब कि किसी को हम कहें थी कि आपको स्किलिंग की तरफ जाना चाहिए तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती। आज के डेट में अगर आप देखें लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इट्स गेटिंग हार्डर टू गेट प्लम्बर्स एंड इलेक्ट्रिशियन। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, लोग जाना ही नहीं चाह रहे, तो हम एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि भैया आपको स्किल्स की तरफ जाना चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? कुछ रिफॉर्म्स चाहिए कि एक मिनिमम वेज सेट होनी चाहिए एटलीस्ट जो हैवी जॉब्स हैं इनके लिए, क्योंकि अगर आपको कुछ इस चीज़ का फिक्स रहेगा कि आपको इतनी इनकम तो स्किल जॉब से भी आनी है, ट्रेड जॉब से भी आनी है, अरे वो गवर्नमेंट तो फिक्स कर देती है, स्टैंडर्ड बन जाते हैं, बट पीपल डोंट वांट टू पे, बिकॉज कोई सिस्टमेटिक रूल नहीं है। अभी वहाँ पे अगर कुछ रूल है तो दे विल फॉलो इट। यहाँ पे हमें आदत है, हम रूल ब्रेक करेंगे ही करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक बंदा आएगा वो कहेगा कि मैं तो 1000 रुपये लूँगा, तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरा अभी आता है पीछे से कि हाँ मैं 800 में कर दूँगा, तो ऑब्वियसली हम उसके साथ जाएंगे, हम क्यों रूल्स को फॉलो करेंगे। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे शुरू से देखी है। तो क्या वहाँ नहीं ऐसा होता है 1000 में कर रहा है तो दूसरा 800 में कर रहा है? दूसरा 800 में नहीं करेगा। एटलीस्ट मिनिमम वेज से नीचे कोई जाता ही नहीं, कोई नहीं जाता। उससे एक्चुअली डबल ही होता है अगर आप ट्रेड्स वाले स्किल्स जॉब को देखें, आप प्लम्बिंग, और जैसे मिनिमम वेज अगर 13 यूरोज है अभी, तो लाइक अगर आप देखें कि अभी ये एक डेस्क जॉब कर रहे हैं, घर बैठे कंप्यूटर के आगे कर रहे हैं, जितना ये अर्न करेंगे उतना प्लम्बर भी कर लेगा। अच्छा, उससे ज्यादा कर लेगा। तो दैट्स व्हाई इंडिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनकम में। दैट्स व्हाई तो क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में टेक ओवर कर लेगा इन जॉब्स को, या डिमांड सप्लाई अपना इम्पैक्ट दिखाएगा और एक टाइम के बाद पैसा ज्यादा मिलने लग जाएगा इन लोगों को? ऐसा होना चाहिए कि एक टाइम के बाद पैसा ज्यादा मिलेगा, बिकॉज डिमांड कम होती जा रही है। जितने लोग नहीं, तो वहाँ दो चीजें हो सकती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स भी तो ओवरटेक कर सकता है उन चीजों को। फिजिकल केसेस में एआई अभी तक इतना कैपेबल नहीं हो पाया, जैसे कि आप स्टार्टअप्स में भी देखते हैं। बोस्टन डायनामिक्स बहुत अच्छे, बोस्टन डायनामिक्स के रोबोट्स अभी बेयरली दे आर लाइक लर्निंग टू वॉक। तो प्लम्बिंग जैसे स्किल आर लाइक अभी आप बिल्कुल इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इट विल टेक एट लीस्ट 1 or 2 decades कम से कम। उससे पहले नहीं होगा ये सब। एआई ओवरटेक करेगा, बट उसके लिए कम से कम 2 decades है। इट नीड्स ह्यूमन एफर्ट्स। हर डेटा को लेबलिंग चाहिए, लाइक अगर आपने एक प्लम्बिंग बोर्ड बनाया, मान लीजिए आपके एक घर में ग्रे कलर के पाइप्स हैं, दूसरे घर में वो स्लाइटली ग्रे जो है वो फेड हुआ पड़ा है, तो पाइप को आइडेंटिफाई, लाइक स्किल्ड जॉब्स आर सेफर। ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्कैर्ड नहीं होना चाहिए कि ह्यूमन जॉब्स चले जाएंगे। और जहाँ तक लग रहा है कि डिमांड सप्लाई अपना इम्पैक्ट दिखाएगा और स्किलिंग में भी पैसा ज्यादा मिलने लगेगा। बिल्कुल। तो क्या हम मान सकते हैं कि स्टूडेंट्स को स्किल्स में जाना चाहिए और यहाँ ज्यादा करियर इंडिया में भी बनेगा आने वाले टाइम में? बिल्कुल। लेबर शॉर्टेजेस की अगर हम बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज में भी मान लीजिए जो कैशियर्स की जॉब्स हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जब अगले जॉब पे अपने जाएगा, मान लीजिए एक स्टूडेंट है वो एक नई जॉब पे जाएगा, तो दे एक्सपेक्ट कि इमिग्रेंट्स आके उस जॉब को फिल करेंगे। ऐसे ही हमारे पास इंडिया में है कि एक प्लम्बर अगर किसी हायर पोजीशन पे जाता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लोअर अर्निंग स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार या झारखंड, वहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वी विल गेट मोर प्लम्बर्स। तो कहीं ना कहीं उसके बाद वहाँ से भी मिल नहीं रहे आजकल। एग्जैक्टली। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास स्किल्ड ट्रेडमेंस की गैप के लिए कोई फिल करने के लिए बचेगा नहीं, तो वहाँ पर वेज बढ़ेंगी। बिल्कुल। वहाँ अल्टीमेटली इनकम बढ़ेगी। हो सकता है कि जो डेस्क जॉब्स हैं उनसे भी ज्यादा इनकम ये लोग लेने लग जाए। पे करना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे हम, हमें पे करना पड़ेगा। जो अभी तक हाथ के काम की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लोग समझते नहीं है। लोग कहते हैं किया क्या है इसने, सिर्फ एक टैप ही तो लगा के गया है। अगर वो टैप ही अगर इतना ही आसान काम था तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते?
तो कहीं ना कहीं जब एक स्किल की शॉर्टेज होती है और कोई उसको फिल करने वाला नहीं, तो तब आप इनकम में इंक्रीज एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ वहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है। वहाँ हो रही है तो यहाँ भी बहुत जल्द होनी चाहिए, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूँगा आने वाले। अदरवाइज हमें दूसरे कंट्रीज से लेके आने पड़ेंगे लोग। बिल्कुल, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी स्टार्टअप्स आजकल इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप प्लम्बर्स को ऐप्स के थ्रू, ऐप्स पे रजिस्टर्ड होते हैं, उन पे उनको कॉल करके वो आते हैं, बट दे टेक मोर वेज देन योर एवरेज जो गले वाले प्लम्बर्स होते हैं। तो यानी ये जो स्किल गैप है ये डिमांड सप्लाई से ही लगता है कि एक दिन कवर हो जाएगा और उसमें भी वेजेस बढ़ेंगी, तो वही एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। मतलब कि ह्यूमन वही बात आ जाती है जो आपने करी कि ह्यूमन की इंपॉर्टेंस कम है उन कंट्रीज में, और जब इंडिया में भी स्कार्सिटी होगी तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। बिल्कुल, हम काफ़ी लाइक वियर्ड टाइम्स में रह रहे हैं जहाँ हमने कोविड में इन चीज़ों के इम्पैक्ट देखे कि डेस्क जॉब्स वाले लाइक दे वर गोइंग आउट ऑफ जॉब्स, और तब आपको लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत थी जो वो आपके घर नहीं आ सकते, तो तब लोगों को उनकी ज़्यादा वैल्यू समझ आई। जैसे कि आयरलैंड में इश्यूज थे कि गार्बेज पिकअप के लिए कोई नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको समझ आता है कि कौन सी जॉब्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन अंडरपेड है। वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आती है, ह्यूमन की इंपॉर्टेंस एक्चुअली पता लगती है कि ह्यूमंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, रिलीजियसली क्या डिफरेंसेस हैं हमारे इंडिया में और आयरलैंड में? वहाँ के लोग जो लाइक इमिग्रेशन से पहले एटलीस्ट क्रिश्चियनिटी वाज द मोस्ट बिगेस्ट थिंग, बट अभी जहाँ तक हमने सुना है कि क्रिश्चियनिटी इज ऑन डिक्लाइन, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर एथिस्ट। इफ वी गो इन सिटी जहाँ पे मेन मार्केट है, तो वहाँ पे बहुत लोग तो नहीं, हमेशा एक या दो लोग खड़े होते हैं। They are always like shouting that God is this, God is that, please follow us। नहीं, आप कह रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी डिक्लाइन पर है? डिक्लाइन पर है, बट कुछ लोग, सिर्फ सिर्फ एक मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो कि ट्राई कर रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक इस्कॉन अपने गीता सेल कर रहा होता है जगह जगह स्ट्रीट्स पर। बिल्कुल, है डिक्लाइन पर कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता। हम भी जाते हैं, वी डोंट नो अबाउट क्रिश्चियनिटी, तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता, बट स्टिल दे हैव अ लाउड स्पीकर। वो इंडिया में भी कई जगह साउथ में हमें देखने को मिलता है कि सिमिलरली दे आर सेलिंग बुक्स ऑन स्ट्रीट। अच्छा, दे डू नॉट फॉलो रिलीजन, देन हाउ दे आर पोलाइट, और मतलब कि वो क्या इंस्टिंक्ट्स रहते होंगे उनके माइंड में वहाँ के लोगों? आपने बताया कि दे आर वेरी पोलाइट, वेरी एनर्जेटिक, वेरी मच ऑनेस्ट टुवर्ड्स देयर वर्क। ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ अभी तक की डिस्कशन में। तो हम लोग जैसे इंडिया में बात करते हैं, अच्छा भगवान आपको देख रहा है, गॉड इज लुकिंग एट यू, बी ऑनेस्ट, बी पोलाइट, अपने कर्मों पे ध्यान दो, हमेशा ईमानदारी से काम करो। हम यहाँ इस टाइप से हमेशा एक ज्ञान देते रहते हैं सबको, या हमें मिलता है इस टाइप का ज्ञान। तो वहाँ उनको क्या फोर्सेस हैं जो ड्राइव करते हैं टू बी ऑनेस्ट इन देयर वर्क? मेरे हिसाब से आपको कोई फोर्स ये सब नहीं सिखा सकता है। अगर आप किसी को डरा भी रहे हो ना कि भगवान तुम्हें देख रहा है, एक बार डरेगा, दो बार डरेगा, तीसरी बार वो नहीं डरेगा। ये चीज आपको जो आप देखोगे बचपन से वो आपको मिलेगी। अकॉर्डिंग टू मी वहाँ पे अभी इतने लोग ही नहीं हैं कि एक दूसरे से लड़े। उनको ये दिखता है कि हाँ भाई वो स्पेशली आया मेरे लिए, मेरी हेल्प जानकारी होगी। मतलब कि जैसे हम यहाँ एक छोटा मोहल्ला होता है तो वहाँ लोग एक दूसरे के प्रति ईमानदार कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। वही चीज। ओके, तो कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो आपको ये सब सिखा सकता है। अगर आप किसी को डर से सिखाओगे ना कुछ भी, नहीं सीख। क्या वहाँ भी लोग सुपरस्टिशियस हैं? कोई गले में माला पहन के, या कुछ फिंगर्स में कुछ रिंग्स वगैरह डालना, या न्यूमरोलॉजी को फॉलो करना, कुछ इस टाइप की चीजें? अगर हम स्टीरियोटाइप पर देखें तो आयरिश लोगों का कहा जाता है कि वो काफी सुपरस्टिशियस है, लेकिन मजे की बात यह है कि एक बंदे का सुपरस्टिशन दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। एक कहेगा कि संडे को ट्रेन पे नहीं जाना, और एक कहेगा
फ्राइडे को ट्रेन, वो तो उनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस पे बना है, उनके अपनी ऑब्जर्वेशंस पे बना सुपरस्टिशन है ना। तो स्टैंडर्ड लाइक कि वो रिंग्स डालते हैं, वो तो जस्ट लाइक क्रिकेट की इसका ये टी-शर्ट पहनने से उसको कैच बढ़िया गेम खेल रहा था यार, मतलब ऐसे उनके खुद के कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं, बट अगर रिलीजियस बेस्ड स्टीरियोटाइप्स देखें तो वो चीजें कम। ओके, वो सेल्फ मेड है उनके, वो कुछ अच्छा सेल्फ मेड है, कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सुपरस्टिशन को वहाँ स्प्रेड कर रही हो। तो अब मैं थोड़ा सा आपसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इंडिया में जो हमारी थॉट प्रोसेस रही, अब बाहर जाके अल्टीमेटली थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं चेंज होती है। क्या रिलीजन के प्रति, गॉड के प्रति क्या ओपिनियंस यहाँ थी और वहाँ जाके क्या ओपिनियंस में कुछ चेंज आया, क्या इम्पैक्ट आपको लगा? अगर मैं अपनी बात करूँ तो कंट्री चेंज करने से ज़्यादा I'm a firm believer of science, तो मेरा पहला स्कूल था DAV, जो कि they are more of वो आर्य समाज की स्थापना जैसे दयानंद जी ने की, they believe more in Vedas, जहाँ पे मूर्ति पूजा में नहीं बिलीव रखते। तो I'm not an atheist, but I would say कि God exists. I don't. Some force exists, कोई force तो है जो exist करती है, but you don't directly believe in the imagination of God that right now. बिल्कुल, I don't think कि हम comprehend कर सकते हैं उस force को। Science says कि universe infinite है, and but मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कि it's not a mistake कि we exist. It's too big of a coincidence. अगर मैं आयरलैंड की बात करूँ तो I would say कि काफ़ी लोग मेरे बिलीव्स से सहमत होंगे, बट मेरे बिलीव्स लाइक कंट्री चेंज करने के बजाय लाइक मेरे पास्ट एजुकेशन पैटर्न पे ज़्यादा एजुकेशन पैटर्न पे वो जो DAV से एजुकेशन करी तो उस पे बाद में ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, बिकॉज वहाँ जो हमने पढ़ा कि एक जो वैदिक कल्चर हमने पढ़ा, ठीक है, बट वहाँ पे हमने कहीं ना कहीं कुछ सुपरस्टिशंस को भी तो पढ़ा होगा उस वैदिक कल्चर में, जो ओल्ड जो चीजें हैं वो सब चीजें भी तो इम्पोज की गई होंगी या नहीं, वो नहीं की गई? जहाँ तक मेरे को याद है, मेरा फर्स्ट स्कूल था DAV, superstitions were like non-existent. Good manners के ऊपर था मेन एजुकेशन फोकस, एक पूरा सब्जेक्ट था धर्म शिक्षा, एंड उस सब्जेक्ट में लाइक कैसे किसी को बिहेव करना चाहिए, बहुत अच्छा सिस्टम था वो एजुकेशन वाइज, और कोई भी सुपरस्टिशंस मेरे को, क्योंकि दयानंद सरस्वती जी का जो अपना जो प्रिंसिपल था वो भी सुपरस्टिशन को खत्म ही करने की कोशिश करते थे हमेशा। वो वैदिक वेदास में से भी उन्होंने वो सब चीजें निकाली जो जो ट्रू थी, जो ट्रू नॉलेज थी। ओके, तो लाइक वेदास के ऊपर बाकी के हिंदुइज्म के जो बाद के स्क्रिप्चर्स आए, लाइक दे आर सेपरेट, एंड आर्य समाज उनको नहीं मानता जो बाद के स्क्रिप्चर्स आए। वैदिक एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस था। It was very nice to be part of that. These are my beliefs. I don't think कि country change करने से उसको मतलब कि country change करने से कुछ impact नहीं आया, वो पहले से एक education, अपने education से ही जो impact आया। बिल्कुल। ओके, और प्रयाग आपके केस में क्या रहा? मैं भी एक्चुअली एग्री करूंगा संजय भाई से। जो चीज एक बच्चे को बचपन से सिखाई जाए कि हाँ जी ये भगवान है, इनको आपको पूजना है, ये आपको सब कुछ देंगे, आपके अन्नदाता है, जो भी है, तो एक चीज बचपन से वो माइंड में बैठ जाती है। आप उस बिलीव को चेंज नहीं कर सकते। आप ठीक है, अगर आप बाहर भी चले गए, आपकी हर चीज की परसेप्शन बदल सकती है, बट जिसको आपने बचपन से भगवान से हमारा बेस तो वही रहेगा, उसके इर्द गिर्द ही हम जो अपनी इमेजिनेशन पूरी जो है बनाते हैं। वो अभी ठीक है माना जाता है, जैसे इंडिया में तो देखो बहुत बाबा है,
बहुत बाबा लोग हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा मानते भी हैं, कई बार निकलता भी है कि वो स्कैम करते थे या वो होता था, तो वो चीज़ एक अलग हो गई, वहाँ से बिलीव हटना एक अलग चीज़ है। बट अगर जो मूर्ति पूजन है या जो भी सिखाया जाता है बचपन से, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मेरे जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे बहुत इंडियंस भी हैं, तो दे स्टिल बिलीव, वहाँ पे जाके भी वो वही उसी तरह से वही गणपति विसर्जन करना चाहते हैं, वही सब दिवाली तो क्या कर पाते हैं वो, करना चाहते हैं तो क्या कर पाते हैं? कर तो नहीं पाते, बट एक उनकी भी एक सोसाइटी बनी हुई है प्रॉपर, वो हर फेस्टिवल मनाते हैं, हर फेस्टिवल पे जैसे इंडियन वियर डाल के सब वहाँ पे पूजा वूजा करते हैं, डांडिया खेलते हैं, तो वो चीज़ आप नहीं बदल सकते। आप अपनी वेशभूषा नहीं बदल सकते वहाँ पे जाके कि मैं इंडिया में कुछ और था वहाँ आके कुछ और बन गया, वो चीज़ नहीं कर सकते आप। अगर आप एक एज में जा रहे हो कि आप अपने 25 साल एक जगह पे बिताने के बाद फिर कहीं बाहर जा रहे हो, तो जो आप 25 साल में कर चुके हो, जो बचपन से करते आ रहे हो, आप उसको नहीं बदल सकते। चाहे आप कितना ही इन्फ्लुएंस हो जाए किसी का आपके ऊपर, बट आपका एक माइंडसेट वहीं पे रहेगा, आप उसको नहीं बदल सकते। ओके, सो if we talk about European countries और आयरलैंड के, आपने बताया कि भी वहाँ पर अब जो क्रिश्चियनिटी डिक्लाइन पर है, people are more towards atheist side and you people are also on the agnostic side, ठीक है, हम atheist नहीं कह सकते but on the agnostic side कि आप believe करते हैं कि force exist, but वो उस तरह से नहीं है जैसा हमने imagine कर लिया है, और जो imagination है वो उस कल्पना से तो परे है, कुछ है तो सही, चीज बनाई गई है, वो बनाई गई है, एक फोर्स दिया गया है इंडिया में कि ये करो, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो चीज नहीं है बिल्कुल, वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। एंड पीपल आर ऑनेस्ट जस्ट फॉर देमसेल्फ, अपने लिए ही वहाँ पर ऑनेस्ट हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इतना ज्ञान लेने के बाद भी हम लोग अपने काम के प्रति उतने ईमानदार नहीं हो पाते जितने वहाँ के लोग ईमानदार हैं। ओके, तो हमने एजुकेशन की बात कर ली, वहाँ किस तरह की एजुकेशन है, क्या कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब मिल जाती है वहाँ इजली? करियर पर्सपेक्टिव्स क्या है वहाँ पर? मैं टेक्निकल डोमेन में जहाँ तक बात करूँ, बेस्ट केस सिनेरियोज में मैंने देखा है कि कोर्स खत्म होने से लाइक 2 महीने पहले ही लोगों के पास जॉब्स होती है। अच्छा, कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं कि उन्होंने कोर्स स्टार्ट किया, रेयर केसेस, बट कोर्स स्टार्ट होने के टाइम ही उनको जॉब मिल गई और उन्होंने नेक्स्ट अपना वीजा स्टैंप ले लिया। तो यानी जितने भी लोग वहाँ जा रहे हैं सभी को जॉब इजीली मिल जाती है? कुछ लोग स्ट्रगल बिल्कुल करते हैं, दिक्कत आती है हम लोगों को, मान लीजिए किसी के पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे कि 2-2 साल लग गए जॉब ढूंढने में, लेकिन एंड में जॉब मिल जाती है। लाइक वापस जाने वाले लोग हमने 1 या 2 ही देखे। अच्छा, बहुत कम लोग हैं जो वापस जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो क्या वहाँ के कोर्स इतने कैपेबल हैं कि वहाँ बच्चे को आ ही जाता है और फिर उसको जॉब मिल जाती है, या वहाँ डिमांड ज़्यादा है उस वजह से जॉब मिल जाती है? मैं कहूँगा कि जॉब मार्केट वहाँ पे ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, डिमांड ज़्यादा है, रीजनेबल एग्जाम, लाइक दैट्स द रीजन कि आपको जॉब मिल जाती है। इस चीज़ की कोई गारंटी है कि वहाँ जो बंदा जा रहा है वहाँ से एजुकेशन ले रहा है वो 100% स्किल्ड हो ही जाएगा? आपके कॉलेज के ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि हमने जो भी एग्जांपल्स लिए कॉलेज के, दे आर नॉट इवन टॉप टियर कॉलेज, बट एजुकेशन वाज गुड। कुछ तो कोई वैसे एंट्रेंस भी होता है इन कॉलेजेस में जाने के लिए? आपके प्रीवियस मार्क्स देखे जाते हैं। मार्क्स तो कैसे भी बन जाते हैं, मार्क्स तो बन ही जाते हैं इंडिया में। तो हमने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें जितने भी टॉप टियर कॉलेजेस हैं, जैसे कि ट्रिनिटी कॉलेज है हमारे डबलिन में ही है, they do a thorough background checks। उनको एटलीस्ट मतलब इट्स नॉट लाइक जितना यहाँ पे होता है कि आपको 90% प्लस इतना चाहिए, इतना नहीं है, बट दे डिमांड एटलीस्ट लाइक you should have 70%, 75% in your overall studies। अच्छा, आप आईटी बैकग्राउंड से हैं, क्या लगता है कि एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जॉब मार्केट पर आने वाले टाइम में? क्योंकि अभी जो फियर रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि एआई सब कुछ टेक ओवर करता चला जा रहा है या टेक ओवर कर लेगा, क्या इम्पैक्ट दिखता है एआई का? बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक लेजिट फियर है एआई का।
लाइक चैट जीपीटी अब तक की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेट सर्विस रही है, क्योंकि काफ़ी कैपेबल है ये, बट हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एंड में इट्स अ टेक्स्ट प्रेडिक्टर। उसको सिर्फ ये पता है कि इस क्वेश्चन के बेस पे इस वर्ड के बाद ये वाला वर्ड आना चाहिए। इट्स नॉट एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स अ टेक्स्ट प्रेडिक्टर। ओके, बट समहाउ इतना अच्छा ये काम कर रही है कि काफ़ी बार नहीं आप कह रहे हैं इट्स नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है जी। तो काफ़ी पुराना टेक है ये, जिसमें आप एक टेक्स्ट प्रेडिक्टर की तरह इसको यूज़ करते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर बेस्ड है। बिल्कुल। तो हमारे पास कुछ वेट्स रहते हैं जो कि एडजस्ट होते रहते हैं जब तक कि हमारा सेंटेंस पढ़ने में ठीक नहीं लगता। तो इट्स मोर अबाउट कि सेंटेंस पढ़ने में कैसा है देन ओके, फैक्चुअल वो उसको ही समझने की कोशिश करता है और उसके बेसिस पर जजमेंट लेता है बेसिकली। बिल्कुल। तो अभी तो इंटीग्रेशंस आ चुकी हैं चैट जीपीटी में। इंटीग्रेशन जब नहीं थी, जब मैथ्स वगैरह ये नहीं सॉल्व कर पाता था, तो बहुत एरर्स इसके अंदर आते थे। हमने भी काफ़ी इसको लॉजिकल प्रॉब्लम्स दी जो कि जिन पे बट ये विद द पैसेज ऑफ टाइम सुधरता चला जाएगा, तो जॉब मार्केट पे इसका इम्पैक्ट तो 100% आएगा ही ना। इस चीज़ में इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। आप देखेंगे कि काफ़ी ऐसे लॉयर्स हैं जिनको निकाला गया क्योंकि वो पकड़े गए कि वो चैट जीपीटी यूज़ कर रहे थे। तो वो तो चलो कब तक, लेकिन एक टाइम के बाद तो सब लोग एक्सेप्ट करने लग जाएंगे ना। जैसे गूगल की एक्सेप्टेबिलिटी है कि हाँ जी यूज़ करते ही हैं, और इवन स्मार्ट माना जाता है। जो पर्सन गूगल यूज़ करते हैं उसको स्मार्ट माना जाता है, जो नहीं करते उनको नहीं माना जाता। तो एआई एक तरह से आपके लिए एक टूल है जो कि आपको कभी ना कभी यूज़ करना ही पड़ेगा। ऐसा हर इंडस्ट्री के साथ हमने होता देखा पास में भी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो मशीन्स के अगेंस्ट काफ़ी विरोध हुए थे कि आप जो स्विंग है ये मशीन से कर रहे हैं, जबकि हैंड वीविंग वाले जितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो होमलेस हो जाएंगे। जो म्यूज़िक सीडीज आए थे तो लाइव परफॉर्मेंस करने वाले जो आर्टिस्ट होते थे तो उनको भी सेटबैक लगा था बहुत ज़्यादा। तो ये बट वहाँ हमने ये देखा था कि एक नया इंडस्ट्री खड़ा हो गया। जी बिल्कुल, ठीक है। वहाँ एक इंडस्ट्री डाउन हुआ तो दूसरा एक नया इंडस्ट्री साथ के साथ खड़ा हो गया। सर ये तो डायनेमिक है, एनवायरनमेंट हमेशा डायनेमिक रहेगा, रहा है, हमेशा होगी। नहीं तो एआई के केस में भी ऐसा ही होगा कि ये रेवोल्यूशन आते रहेंगे, पहले भी आए हैं, अब अभी भी आ रहे तो हैं। अब जैसे एआई इतना पीक पर आ जाएगा तो फिर कौन से नए इंडस्ट्रीज पैदा होंगे, कौन से नए जॉब्स पैदा होंगे उसमें? हमारे पास अभी से कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कि इमेज लेबलिंग है। आपको एक इमेज दी गई है, आपको बताना है कि आपको उसमें क्या दिख रहा है, उसकी आप टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। फिर जो कैप्चा सॉल्विंग है, ये काफ़ी टाइम से जो एक जॉब चल रही है, इट्स नॉट वेरी हाई पेइंग बट इट्स अ क्लासिफिकेशन जॉब जो कि आप मशीन लर्निंग क्योंकि एग्जिस्ट करती है उसके लिए आप कर रहे हैं कि ये लेटर सी है, ये 6 है। नहीं तो कैप्चास तो ऑटोमेटिक हम जैसे सॉल्व करते हैं, तो क्या हम मतलब कि सॉल्व करके एआई को ट्रेन कर रहे हैं? जी बिल्कुल। एक गूगल के अगर आपने पुराने वाले जो रेड कलर के कैप्चास आते थे जिनके अंदर आपको वर्ड्स दिखते थे, एक्चुअल में वो बुक्स के स्क्रीनशॉट्स थे। एक वर्ड ऐसा होता था जो कि गूगल को पता है कि वो क्या वर्ड है, वो आप टाइप करते थे, और जो दूसरा वर्ड था वो एक अननोन वर्ड था। तो अब 3-4 लोगों से अगर सेम वर्ड को सॉल्व करवाते हैं तो स्टैटिस्टिकली आप उसको देख सकते हैं कि क्या वो वर्ड था। ये ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करके गूगल ने काफी सारी बुक्स, मतलब दो कैप्चास जब आ रहे हैं तो एक एक्चुअल में कैप्चा और दूसरा आपसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जा रही है। बिल्कुल। मतलब कि उस वाले अगर कैप्चा को हम गलत भी कर दें तो गूगल कहेगा ओके, वो जस्ट हमारा आंसर सबमिट कर लेगा और हमें बाईपास कर देगा। बिल्कुल, बहुत ही क्लेवर सॉल्यूशन है ये आपसे एक तरह की जॉब करवाने का फ्री में, बट इट वर्क्स। एक सेम इमेज अगर आप 3 लोगों को दें और आप तीनों के आंसर्स के एवरेज को देखें तो आप बता सकते हैं कि उस फोटो में बाइसाइकिल कहाँ है या रेड लाइट कहाँ है या ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहाँ है। तो ये भी एक तरह की जॉब। पर इसमें हमें तो पैसे नहीं मिले ना, तो आपने कहा कि नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, उसमें हमें तो पैसे नहीं मिले। तो ये क्लेवर टैक्टिक था, बट अगर आने वाले टाइम में आप एआई को और बेटर करना चाहते हैं तो आपको ऐसी जॉब्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अमेज़न की एक सर्विस है, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा, शायद अमेज़न ट्रांसैक्ट ऐसा कुछ करके एक सर्विस है जो कि
ह्यूमंस को एक्चुअल में पैसे देती है ऐसे लेबलिंग जॉब्स करने के लिए। अच्छा, ओके। तो आई वोंट से कि बहुत हाई पेइंग जॉब्स हैं, बट कहीं ना कहीं जॉब्स इस मार्केट में क्रिएट होती है। तो आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जॉब्स में शिफ्ट होगा इस चीज़ के बेस पे कि डेस्क जॉब्स जो हैं वो एआई जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको फेवर करेंगी, जो लोग एआई को यूज़ नहीं कर रहे हैं उनका काम स्लो होगा, तो दे माइट गेट आउट ऑफ जॉब्स। तो इसमें वही बात, स्किलिंग की जॉब्स निकल कर आ सकती हैं, बहुत सारे एआई डेवलपर्स की जॉब निकल के आ सकती हैं। आपको डेटा सेंटर्स में लोगों की जरूरत पड़ेगी जो कि इन एआईज को हैंडल कर रहे हैं, एआईज को हैंडल करेंगे, एआई को डिजाइन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उन सब चीजों की और ज्यादा हमें नीड इसमें निकल कर आएगी। बिल्कुल। मॉडल्स आप देखेंगे कि आगे स्पेशलाइज्ड मॉडल आते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी अभी एक जर्नल मॉडल है जो कि सारा कुछ कर सकता है। कल को छोटे मॉडल्स आएंगे जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन होंगे, जैसे कि लॉयर्स के लिए एक लॉ बेस्ड मॉडल हो सकता है चैट जीपीटी का, जो कि ज्यादा एक्यूरेट होगा, साइज में छोटा होगा, हो सकता है ये स्पेसिफिक आ सकते हैं, जैसे मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड आ जाएंगे, या और लीगल का आपने बताया कि लीगल में आ जाएगा। बिल्कुल। तो इस टाइप की चीजों की डेवलपमेंट की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ेगी। बिल्कुल। आपको इंटेलेक्चुअल्स चाहिए जो कि इन चीजों को आइसोलेट तो कर क्या माने एआई हमारी जॉब्स को खाएगा? बिल्कुल, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एआई के साथ जो आपके वर्कर्स हैं वो पहले से ज्यादा काम करें। तो जो लोग एआई को नहीं यूज कर रहे, जो नहीं यूज करेंगे, उनको किसी न किसी तरह का एडवांटेज चाहिए, या तो वो एक कैरियर स्विच कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम करियर चेंज कर लेते हैं तब तो हमें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज मिलती हैं कि हम कुछ अलग कर लें, तो हमारा सर्वाइवल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो एआई भी एक लिमिट तक काम कर सकता है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वर्ल्ड में एकदम से इतने रिसोर्सेज आ जाएंगे कि आप मेटेलिक रोबोट्स क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है। हाँ, जैसे हमने चिप शॉर्टेज के टाइम देखा, कोविड के बाद जो 2-2.5 साल की चिप शॉर्टेज रही, तो उसमें रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम हो गए थे। बिल्कुल। तो क्या एआई बहुत ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है? बिल्कुल। अगर आप जो माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स, चैट जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट साथ में काम कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो डेटा सेंटर्स हैं उसकी रिसेंट एक न्यूज़ थी कि समर्स में माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स ने इतना ज़्यादा लाइक रिवर्स गैलन्स ऑफ वाटर यूज़ किया सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए चैट जीपीटी के मॉडल्स को। तो आप ठंडे पानी को हीट करके वापस एक रिवर में डाल रहे हैं, आपको इतना पानी यूज़ करना पड़ रहा है सिर्फ एक स्टार्टअप के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है ये ट्रेनिंग, बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन इस मॉडल को अगर ट्रेन करने में यूज़ हो रही है। आपको डेटा सेंटर में लोग चाहिए, आपको स्टैटिस्टिशियंस चाहिए, आपको उसके बाद आपको लेबलिंग कर, बहुत ही ज़्यादा रोल है जो लोग डेटा को लेबल करके डेटा सेंटर्स तक पहुंचाते हैं, आपको वो लोग चाहिए। तो ह्यूमन लेवल तक इस इंटेलिजेंस को लाना इज नॉट दैट सिंपल। आपको हर साल मॉडल अपडेट करने हैं, हर वीक आपको मॉडल अपडेट करने हैं नई न्यूज़ के साथ। तो इट्स नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एआई बहुत ज़्यादा यूज होने लग जाए तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्सेज हमारे फाइनाइट हैं। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली अभी जैसे एआई का हम ट्रेंड देखते हैं कि एआई फ्री मिल रही है, अभी तो फ्री में हमें मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट बढ़ेगी और हमारी रीच से बाहर भी हो सकती है, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा जाएगी आने वाले टाइम में। बिल्कुल। आप किसी भी सेक्टर में इनफाइनाइट ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो आपने बूम देखा है ये ऐसा नहीं है कि पिछले साल की किसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का रिजल्ट है। अर्ली 2000s के टाइम में आपने देखा कि जो टेक्नोलॉजी चेस खेलने वाले जो एआईज थे जो आईबीएम ने यूज़ किए, वही सेम टेक्नोलॉजीज के जो एडवांसमेंट्स ने इतनी दूर तक एआई को रिसेंट ईयर्स में लाया। तो ये एडवांसमेंट बिल्कुल इनफाइनाइट ग्रोथ साइकिल के अंदर नहीं है। कहीं ना कहीं आपको एक स्टेज आएगी जब आप और डेटा दे रहे हैं उसके बाद भी इट्स नॉट गेटिंग एनी बेटर। ह्यूमन डेटा आपको एंड में चाहिए ही, तो इट कैन नॉट ग्रो इट ऑन इट्स ओन जब तक आप उसको
ह्यूमन डेटा के साथ साथ अदर रिसोर्सेज भी उसको बहुत ज्यादा चाहिए। तो हम ये मान सकते हैं कि एक टाइम के बाद ये कहीं रुक जाए या उसको रिसोर्सेज ना मिले, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा चली जाए और वापस से चीजें जो इवॉल्व होके आई हैं वो वापस से डिवॉल्व होने लग जाएं और ह्यूमन की जो इम्पोर्टेंस है अगेन दोबारा से बढ़ने लग जाए, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि जो ट्रेड जॉब्स हैं उनको एआई किसी भी आने वाले सालों में रिप्लेस करने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इमेज रिकॉग्निशन आप अच्छी कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चाहिए उस पाइप को ग्रैब करने के लिए या किसी चीज़ को कट करने के लिए, वो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है और इतनी क्वांटिटी में तो बिल्कुल नहीं है कि आप एक्चुअल ह्यूमन लेबर्स को उस चीज़ से रिप्लेस कर सकें। तो फॉर द टाइम बिंग आप क्या कहना चाहेंगे कि समय के साथ बदल जाना चाहिए या हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए? अगर आपके पास एक डेस्क जॉब है जिससे आप खुश हैं तो मैं कहूँगा कि आपको एआई को अडॉप्ट करना चाहिए, आपको अपने जॉब्स को ऑटोमेट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप यानी टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप को बदलना ही मार्केट में रहने का और सस्टेन करने का एकमात्र तरीका है। बिल्कुल, और अगर आप अपने जॉब से खुश नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप किसी और सेक्टर में ज़्यादा खुश होंगे तो आपको बिल्कुल कैरियर स्विच करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एआई आपको आपके जॉब में आपको पीछे ना छोड़ दे। सो थैंक यू प्रयाग एंड संजय फॉर कमिंग हियर। आज की डिस्कशन बहुत हेल्दी रही। हमने डिस्कस किया कि आयरलैंड में किस तरह की एजुकेशन प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं और अगर हम आयरलैंड जाएं तो वहाँ किस तरह के कोर्सेज हम चूज़ कर सकते हैं, वहाँ क्या करियर पर्सपेक्टिव्स हैं और वहाँ के लोगों के क्या बिलीव्स हैं, क्या एनवायरनमेंट है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया। सो इट वाज वेरी हेल्दी डिस्कशन। इस तरह के और पॉडकास्ट को देखने के लिए, एजुकेशन पर बेस्ड पॉडकास्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस एजुकेशन का बेनिफिट उठा सकें। और तो इसी के साथ ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।